हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको बता देना चाहूँगा मित्रों, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स जानते भी हैं कि प्रत्येक दिवस एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार आपके लिए 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करता है, जीएस के और जीके के, जो आपके आगामी एग्जामिनेशंस के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। उसी कड़ी में आज हम हिस्ट्री, इतिहास के प्रश्नों के साथ आपके बीच में मुखातिब हुए हैं। ये सेट नंबर 13 है। इसके पहले के 12 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। ये सारे रामबाण साबित होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशंस में, और इसका पीडीएफ भी आप एसपी शुक्ला एजुकेट के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यूट्यूब पर भी ऐसे हमारे मित्र जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न बहुत खूबसूरत अंदाज में आपके सामने आ रहा है। जी हाँ, आ चुका है। इतिहास का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए चर्चा करते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल की बात कर रही है। देखिए, एक चीज़ तो आप समझ जाइए, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, यहाँ पर चर्चा किसका हो रहा है? मेनली अगर देखा जाए इतिहास पर। इतिहास का मतलब होता क्या है? हिस्ट्री। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर हिंदी की तरह हम पढ़ के चलें तो होता है इति प्लस हास। इति प्लस हास से मिलकर के बना इतिहास, जहाँ इति का मतलब होता है ऐसा ही। इति का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब हुआ। हास का मतलब होता है हुआ था। हुआ यानी हुआ था, यानी ऐसा ही हुआ था। यानी कहने का मतलब क्या है? इस इतिहास के अंतर्गत हम अतीत का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का, यानी बीते हुए समय का, बीते हुए काल का जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वही इतिहास कहलाता है। अब आप समझिएगा, इतिहास का वह काल जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर के कांस्य युग तक चली, इसके चरणों को अगर देखा जाए तो उसी को पाषाण काल कहा गया। यहीं से आपका आता है कौन सा काल मित्र? पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। कौन सा एज? स्टोन एज। इसके मुख्यतः 3 भाग बांट दिए गए। कौन कौन से पार्ट बांटे गए? 3 बांटे गए। वैसे अगर हम इतिहास की पार्टिसिपेशन करेंगे, इस इतिहास को भाग देंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल में इसको चेंज किया गया। और उसी ऐतिहासिक काल में ही एक आपका है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के 3 भेद बांट दिए गए। पूरा पाषाण काल, और उसके बाद पूरा पाषाण काल के बाद होता है मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हो गया आपका नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अधिकतर जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम पूरा पाषाण काल के समय की अवधि जानने का प्रयास करें तो ये अज्ञात समय से, एक अज्ञात काल से लेकर के लगभग कहा जाता है कि 8000 ईस्वी पूर्व, 8000 ईस्वी पूर्व का जो समय था वो पूरा पाषाण काल था। और मध्य पाषाण काल का जो समय बताया जाता है, वो बताया जाता है कि 8000 ईस्वी पूर्व, 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व का जो समय था वो मध्य पाषाण काल है। और नव पाषाण काल के बारे में कहा जाता है कि इस 4000 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट होकर के, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आगे चला गया, पीछे आता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था, ये नवपाषाण काल माना जाता है। ये एनसीईआरटी हमारी साक्ष्य देती है और यही सही भी है। लेकिन कुछ पुस्तकों में कुछ और भी तरीके से साक्ष्य दिए गए हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत है। उस मत के अनुसार आप देखेंगे तो पूरा पाषाण काल जो है, इसका जो समय सीमा है वो है 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक। तो पहले क्वेश्चन, पहले ए में कौन सा सही हो रहा है? दूसरा। ए में दूसरा देखें किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें बी में नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसको आप यहीं काट दीजिए। फिर आप देखिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय सीमा है
वो है 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 ईस्वी पूर्व तक। वही जो मैं यहाँ पर 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व दिखा रहा हूँ, तो वही समय काल जो है ये कहाँ पर है आपका मध्य पाषाण काल में है, 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। यानी अब इसके बाद यानी बी में कौन सा सही होना चाहिए? बी में थर्ड देखिए कहाँ है, इसमें भी है और इसमें देखना था, इसमें नहीं, यानी ये भी चला गया और इसमें भी नहीं है, यानी ये भी चला गया। यानी आपको तो यहाँ से एकदम क्लियर हो गया कि आपका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो तो ऑप्शन ए ही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए ही होगा। आगे भी देख लेते हैं नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल भैया देखो आप ऐसे ही देखिए कि अगर ये 4000 ईस्वी पूर्व पे समाप्त हुआ तो यहीं से प्रारंभ होना चाहिए, तो यहाँ से नहीं प्रारंभ हुआ, मान लीजिए 6000 ईस्वी पूर्व से ही प्रारंभ हुआ, तब पर भी आपका ऑप्शन एक हो गया। और उसके बाद उत्तर पाषाण काल यही हो गया 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी तक। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए ही होता। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने बताया ना कि अलग अलग तरीके से अलग अलग साक्ष्य होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलाना है। हड़प्पा की खोज किसने किया? ये अगर सुमेलित की बात करें तो ये एक तरीके से जो है उनसे संबंधित उत्खनित व्यक्ति का नाम दे रहा है कि किसने क्या किया। हड़प्पा की खोज या हड़प्पा का जो है खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया है। बिल्कुल सही है। कब किया था? 1921 ईस्वी यानी 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है। लोथल की अगर बात करें, लोथल बंदरगाह है, इस बंदरगाह की खोज SR राव ने किया है। बिल्कुल सही है। कब किया था ये? तो ये किया था 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। इसके बाद है सुरकोटदा की जो खोज किया था, ये किया था JP जोशी ने। किसने? JP जोशी ने ही किया था। बिल्कुल सही है। और ये किया था इन्होंने 1954 यानी 1954 ईस्वी में। ओके। इसके बाद धौलावीरा में दे रहा है VK थापर, ये गलत दे रहा है। धौलावीरा के जो उत्खननकर्ता थे ये VK थापर जी नहीं थे। इसके उत्खननकर्ता का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जगपति जोशी। नोट कर लीजिए, जगपति जोशी एवं बिंदी नहीं लग पाती है इसमें, क्योंकि उसका कारण है बिंदी लगाने पर वो ऊपर ले लेता है। अच्छा, ऐसे कर देता हूँ, जगपति जोशी एवं RS विस्ट। कब किया था भैया? 1967 यानी 1967 ईस्वी में। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो गया फ्रेंड्स? डी हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हर बच्चे को आता होगा ये प्रश्न। तो अब इससे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आप सभी बच्चों को पता है ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में, नोट कर लीजिए आप फ्रेंड्स, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब वैसे मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ यही लिखाया हुआ आपको अब आज से PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट PDF और भी स्टडी मटेरियल्स मिलते रहते हैं। तो देखिए इस वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त, 10 मंडल व 1028 सूक्त तथा ऋचाएँ कितनी हैं ये भी पूछा जाता है। 10,580, 10,580 बहुत इम्पोर्टेंट रचनाओं पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ।
ऋचाएँ हैं। समझिए, इस वेद में सुदास व भरत के मध्य हुए दशरथाग्ञ युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, ये पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि होता था उसको होत्री या फिर होत्री या होता कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के दसम मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी 5 शाखाएं हैं, आप उन शाखाओं को नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पड़ जाता है आपके लिए। शाकल के बाद हो गया वाष्कल, वाष्कल, फिर हो जाता है आपका अश्वलायन, और अश्वलायन के बाद होता है शंखायन, और उसके बाद शंखायन के बाद आता है मांडूक्य। कूप मांडूक आपने सुना है तो उसी से याद कर लीजिए, मांडूक्य। ये सभी 5 क्या हैं, शाखाएं हैं। लिख देता हूँ इधर, देखिए शाखाएं, ये 5 क्या हैं, शाखाएं। देखिए आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ तो आपको मिलेगा, जैसे जैसे लिख रहा हूँ इसी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ का बेनिफिट आप तभी उठा सकते हैं जब आप वीडियो भी वॉच करेंगे। अब आप ये सोचिए कि नहीं मैं वीडियो वहीं देखूंगा, पीडीएफ देख के आपका काम हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपके लिए दोनों ज़रूरी है। पीडीएफ मिल जाएगा तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको वीडियो तो देखना ही देखना है, वीडियो से आपकी 80% तैयारी होती है। आइए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, तो पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। किस में हुआ है फ्रेंड्स, शतपथ ब्राह्मण में। यानी इस क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा हो गया, सी हो गया। थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विदथ में अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन मिलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हुआ, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए प्रश्न नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा सा चर्चा करने वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण की बात कर रहा है। परिनिर्वाण मत समझ लेना। परिनिर्वाण का मतलब जब इंसान घर त्याग देता है, जिसका देहावसान हो जाता है, उसके लिए यूज करते हैं यहाँ। और निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। तो लिखा भी है, देखिए ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब भैया, 563। ये भी नोट कर लीजिए आप हमारे साथ, 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के कहाँ पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, थोड़ा सा लिखने दीजिए भैया, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्ष 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था, गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग, अब यही जो गृह त्याग की घटना है, इसी गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानिष्क्रमण किसे कहते हैं, तो ये जो घर छोड़े हुए थे 29 वर्ष की अवस्था में, उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और
35 वर्ष यानी 35 ईयर, 35 वर्ष की आयु में बोध गया कहाँ है भैया, आपको पता है ना, बिहार में। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात, वो भी वैशाख पूर्णिमा ही थी, वैशाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे, नदी का नाम पूछ लेता है। वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, कौन सी नदी भैया, पुनपुन नदी, जिसको जो है कहते हैं, कभी कभी पूछा जाता है निरंजना, निरंजना, देखिए निरंजना के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और अब देखिए यहाँ क्या आ गया, मैंने क्या वर्ड यूज किया, एक नाम इनका सिद्धार्थ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिद्धार्थ कौन है, तो आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध को ही सिद्धार्थ कहा जाता था। ये इतनी बातें समझ में। एक दो क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड जो पूछा जाता है, आपसे कहता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश के थे, तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक, तो आप ये देख लीजिए, आपसे वंश पूछेगा तो ये भैया शाक्य वंश, शाक्य नामक लिख लेता हूँ। अच्छा, शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय कुल का मतलब समझते हैं ना, बहुत अच्छे से समझते होंगे। क्षत्रिय यानी हमारे ठाकुर परिवार में इनका जन्म हुआ था, क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम क्या था, तो भैया आप इनका नाम तो देख लिए, इनके पिता का भी नाम बगल में मैं नोट कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। इनके पिता का नाम आपसे पूछा जा सकता है शुद्धोधन, शुद्धोधन, इनके पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इतनी सी बातें समझ में आई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। दीक्षित का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को धर्म प्रचार करने के लिए या किसी चीज़ को दीक्षा देना, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, दीक्षा देना एक तरीके से आप समझिए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कौन सी नदी के तट पर, तो आप नोट कर लीजिए हिरण्यवती नदी के तट पर, हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कौन सी चीज़ स्थित है भैया, कुशीनगर। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कुशीनगर वाले हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी में अपने शिष्य चुंद के यहाँ, यानी इनके एक शिष्य थे, कौन थे भैया इनका शिष्य, चुंद, अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे थे, जहाँ सूकर माधव कहने का मतलब सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, कब कितने वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। क्या खाने के कारण, सुअर का मांस खाने के कारण। अब एक तरफ शिक्षा दे रहे थे, दूसरी तरफ खुद ब खुद जो है गलती से या जानने में कैसे में जो है ये सुअर का मांस खाते हैं, कहाँ पर, अपने शिष्य चुंद के यहाँ। ये पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आप समझते चलिए। कब, 483 ईस्वी पूर्व में। मैंने बताया पैदा कब हुए थे, ये तो आपने देख ही लिया, पैदाइश तो आपने देख लिया कि ये पैदा कब हुए थे। ये लिख लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व पैदा हुए और 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में ये मौत को प्राप्त हो गए। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। समझिएगा, जब ये ख़त्म हो गए यानी इस दुनिया को छोड़ दिया
तो इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो परिव्राजक सुभद्र, किसको दिया था मित्रों? परिव्राजक सुभद्र। ये आपको दिख रहा है ना, सुभद्र। वैसे इसको सुभद्र है, वैसे शुद्ध ये क्या है? सुभद्र नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सुभद्र, ये वाला होना चाहिए। सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पहला उपदेश जो दिया, आप ये भी देखिए, यही तो क्वेश्चन बनते हैं। पहला उपदेश जो दिया उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताई। तो देखिए, पहला उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? निर्वाण प्राप्त किया, ये कहा गया। जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसे को महापरिनिर्वाण कह दिया गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना। वैसे आपने सुना होगा अष्टांग मार्ग के बारे में, या पूरा अगर नाम ले लूँ तो आपने सुना होगा अष्टांगिक मार्ग। मित्रों, बताना चाहूँगा, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। किसके लिए? दुख से निवृत्ति के लिए, यानी जो दुख था उनको उससे निवृत्ति के लिए कितने अष्टांगिक मार्ग बताए गए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। कितने? 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। अगर उनमें मैं बात करूं, आप नोट कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है, वैसे आप सभी को पता होना चाहिए। सम्यक दृष्टि, यानी आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहा कि सम्यक संकल्प। आप जो भी संकल्प लें वो सम्यक होना चाहिए। सम्यक संकल्प। उसके बाद सम्यक वाक। वाक मतलब वाणी, बोलना, सम्यक वाक। उसके बाद जो है सम्यक कर्मात। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, छोटा सा। सम्यक कर्मात यानी सम्यक कर्म होने चाहिए। फिर उसके बाद सम्यक आजीव, सम्यक आजीव। और उसके बाद छठा था इनका सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। सातवां दिया इन्होंने सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति के बाद जो है 8वां जो था उसका नाम था, 8वां और अंतिम, सम्यक समाधि। अब ज़रा समझिएगा, अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा ठीक है, तो अब इसमें आप जरा सोचिए समझिए, आप कल्पना करिए कि इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की कथा विषय वस्तु का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्यावदान की विषय वस्तु का नहीं। महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का ये भी नहीं। धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। बिल्कुल यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आ गया तो मैं आपसे पूछ ही लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम
गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में अच्छे से समझ रहे हैं। हमने अष्टांगिक मार्ग देखा, इसका एक बहुत ही फेमस गौतम बुद्ध यानी बौद्ध साहित्यों का या बौद्ध धर्म का एक बहुत ही फेमस किताब है, फेमस पुस्तक है त्रिपिटक। नोट करिएगा। आपको मैंने हिंदी पढ़ाते समय शाम को 7 बजे से हिंदी की क्लास होती है मित्रों, बहुत ही अच्छी क्लास हो रही है। तो शाम को 7 बजे आप हिंदी की क्लास में ज़रूर लाइव आइए। त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पर नहीं बताया हूँ तो समझिएगा। त्रिपिटक क्या है ये? तो त्रिपिटक ये बौद्ध साहित्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध साहित्य का एक किताब है। बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर के महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, यानी त्रिपिटक के 3 भाग बांटे गए हैं। विनय पिटक, याद कर लीजिए, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक व सुत्त पिटक। मैं लिख देता हूँ छोटे छोटे पॉइंट में, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते चलिए। विनय पिटक पहला हो गया, विनय पिटक। अच्छा, ऑप्शन पहला विनय पिटक और दूसरा होता है अभिधम्म पिटक और इसके बाद है आपका सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना जो है किसने की, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इन प्रश्नों पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। देखिए विनय पिटक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विनय पिटक की रचना किसने की है। तो विनय पिटक की रचना यहाँ लिख लीजिए आप, उपाली। किसने किया है? विनय पिटक की रचना उपाली ने की, जिसमें बौद्ध संघों के नियम का वर्णन है। इसके बाद सुत्त पिटक, बहुत इंपॉर्टेंट, कई मर्तबे पूछा गया है। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया है। किसने किया? आनंद ने की थी, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। इसके बाद एक और बच रहा है अभिधम्म पिटक की रचना तिस्य ने किया। मैं ऊपर लिख देता हूँ, किसने किया है फ्रेंड्स? तिस्य ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया हो। एकदम क्वेश्चंस का जान निकाल लेंगे। जब तक क्वेश्चंस के बारे में जितनी चीज़ें निकलती जाएं, यही एक अच्छे स्टूडेंट्स की और एक अच्छे टीचर्स की पहचान होती है। प्रश्न में जब तक हमें जो चीज़ें मिलती रहें उनमें हम गोता लगाते रहें, कुछ न कुछ पाते रहें, निकालते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 8वें पर चल जाते हैं। निम्नलिखित में किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? कलर चेंज करने दीजिए। मैं देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अच्छा, एशिया का ज्योतिपुंज पे आने से पहले आपको पता है, ये तो आप बता ही लोगे, मैंने आसान क्वेश्चन ही पूछा है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में ही आज मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस पे चर्चा कर दिया। गौतम बुद्ध को ही, किसको? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ऑफ एशिया। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स, खासतौर से हमारी बहनें, कई सारी बहनें जो हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तो देखिए आप समझिए, लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। बहुत जल्दी आपको इंग्लिश में भी PDF मिलने वाला है मित्रों, बाईलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको PDF टेलीग्राम पर मिलेगा। तो देखिए गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध धर्म ललित विस्तार की सहायता ली थी, इसीलिए जो है इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसका कारण यही है, समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस और बचता हुआ है, अगर कहिए तो मैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, आलार कलाम, मैं अलग से थोड़ा सा हटके इससे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम कौन थे? तो मित्र आपको बताना चाहूँगा, आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने आलार कलाम से दीक्षा
यानी शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त की, अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु उदक रामपुत्र भी माने जाते हैं। यानी आप ज़्यादातर जो प्रश्न बना आलार कलाम के बारे में पूछा है, तो आलार कलाम कौन थे, नोट कर लीजिए, बुद्ध के गुरु, बुद्ध के कौन थे, ये गुरु थे यानी टीचर थे, आप ऐसे समझ लीजिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस क्वेश्चन पे तो मैंने चर्चा नहीं किया, क्या अच्छा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या कह रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। किसके पूछा जा रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। अच्छा इस पे आने से पहले एक प्रश्न मैं और थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देना चाहूँगा इन्हीं के बारे में। बौद्ध की एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है बौद्ध संगीति के बारे में। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध संगीति से। चलिए अच्छा उस पर मैं किसी दिन बात करूंगा, अभी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो को। मैं सोचता हूं कि कम समय में ज़्यादा हो, और बहुत डीप में पढ़ाने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और इस समय बच्चे उतना अच्छा आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं तो बहुत ही डीप में पढ़ा सकता हूँ, ऐसे पढ़ा सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जब भी बनेगा इसके बाहर बने ही नहीं। फिर भी आपका प्यार है, आपका प्यार मिलता रहे, ये हम अपेक्षा करते हैं। और आप सभी बच्चे सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपका सपोर्ट मिला तो हम इस शो को अगर 3 महीना जो बच्चा पढ़ लिया रेगुलर 3 महीने की क्लास में, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए जीएस पढ़ने की समस्या आपकी जो है वो दूर हो जाएगी, कहीं से जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इसके हर एक पीडीएफ को आप डाउनलोड करते जाइए, हर एक क्वेश्चंस को आप रिवीजन करते जाइए, नहीं तो एक बार आप अभी एक चीज़ पढ़ेंगे दूसरी चीज़ भूल जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इसको रिवाइज करते रहा करिए। आइए क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य, महाजनपद का क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से, कहाँ, ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। हर्यक वंश के शासक, जरा आप नोट करिएगा हमारे साथ, यही पॉइंट जो मैं अलग से बोलता हूँ इसी पॉइंट में दम है। हर्यक वंश, एक वंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे बिंबिसार, क्योंकि हुआ करते थे, अभी इस समय तो है नहीं भैया, मर गए होंगे, फिर कहीं जन्म लिया होगा। बिंबिसार, इनका जो माना जाता है समय सारणी लगभग जो है 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की। तो किसको पराजित किया था ये आपसे पूछा जाता है। ब्रह्मदत्त को पराजित करके मगध साम्राज्य की स्थापना की, अतः इसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी किसको माना जाता है, बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी प्राचीन राजधानी जो थी ये पूछा जाता है, इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह, या इसी को कहा जाता था गिरि ब्रिज, गिरि ब्रज है, वैसे शुद्ध क्या है, ब्रज है। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा जैसे दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी में गिरि ब्रज है। ठीक, कालांतर में यह राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई। अब यहाँ से कहाँ चली गई ये राजधानी जो है, पाटलिपुत्र। कहाँ पर पाटलिपुत्र है भैया, आपको पता है बिहार में। पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। इसने अवंती के राजा, अब किसको भैया पराजित कर रहे हैं, अवंती। अवंती के राजा कौन थे, चंड। चंड शार्ट में लिखता हूँ, वैसे इनका पूरा नाम था चंड प्रतोद्य। कौन था नाम, क्या था, चंड प्रदोत्य के उनके पांडु रोग, यानी पांडु रोग का मतलब पीलिया रोग के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी क्वेश्चन में आप सिंपली हम अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब तो आपका ऑप्शन बी मिल ही गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 10वें पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह क्या रहा है, मगध की राजधानी कौन सी थी। तो पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें, पुराणों में आपने पढ़ा होगा बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश,
बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश का प्रथम शासक जो था वो बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध। बहुत अच्छे से उल्लेख है इसका, भागवत गीता में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जरासंध था जिसने गिरिव्रज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगिरी को राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा था कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन हुआ सी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, जो कि आपको पता है प्रत्येक दिवस एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं जिसका जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपके बीच में मैंने लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था, उसमें मैंने पूछा हुआ था वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल का। अच्छा प्रश्न है, कई सारे एग्जामिनेशंस में, हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम में, सिविल के एग्ज़ामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा रिपीट करिए। क्वेश्चन मित्र कह रहा है कि वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर का मिलान करिए। अब जरा आप मिलाने का प्रयास करिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, औसत के अनुसार हम यहाँ पर लिखते हैं। हमने इस प्रश्न पे चर्चा भी किया है, थोड़ा बहुत बताया भी है बहुत बार। क्षोभ मंडल याद करिए, पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत मंडल के बारे में बताया था कि कौन से मंडल में कौन से कितने किलोमीटर में है। तो क्षोभ मंडल जो है ये 0 to 12 किलोमीटर, कितना? 0 to 12 किलोमीटर डिस्टेंस में क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल जो है ये 12 to 50 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है फ्रेंड्स ये है 50 to 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर यानी 50 से 80 किलोमीटर। फिर इसके बाद चौथा है आपका तापीय मंडल। तापीय मंडल, तापीय मंडल जो है ये है 80 to 640 किलोमीटर यानी 80 से लेकर के 640 किलोमीटर। अब इसके अनुसार आपको देखना है कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहाँ है? ऑप्शन 2 में। तो पहले आपको 2 होना चाहिए, ये है और ये है, यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला तो कट हो गया, बी और डी में कोई एक होगा। क्षोभ मंडल के बाद आना चाहिए समताप मंडल। समताप मंडल तीसरे स्थान पर है, यानी 2 के बाद 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। समताप मंडल के बाद देखिए तीसरा दिख रहा है मध्य मंडल। मध्य मंडल चौथा है, यानी यहाँ 1 दिया हुआ है इसलिए ये कट हो गया, ये 4 दिया, ये सही है। फिर उसके बाद तापीय मंडल यानी 1, यानी कहने का मीन्स क्या है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था और मोस्टली बच्चों ने गलत जवाब दिया था। लगभग मान के चलिए कि 1%, वैसे जो है अगर ईमानदारी से बोलूं तो 1-2% ही बच्चे जवाब सही से देते हैं, बाकी बच्चे गलत जवाब देते हैं। और अगर उसमें भी सबसे बड़ी बात करूं तो 1-2% को छोड़ दें तो और बच्चे जवाब ही नहीं देते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जवाब देने का प्रयास किया करिए, ट्राई किया करिए, क्योंकि जवाब देंगे तो अगले पार्ट में जब उसका आंसर मिलेगा तो उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आइए आज का प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? यहाँ क्या दिख रहा है मित्र? लेख से मिलती है। सारनाथ, बेसनगर, अयोध्या, हाथी गुम्फा लेख। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखिए मित्रों, लेखपाल के लिए दिख रहा है 30 प्रैक्टिस सेट, जिसमें व्याख्यात्मक हल वीडियो के साथ, यानी वीडियो भी मिलेगा और इसकी बहुत ही कम कॉस्ट है, बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट है। और थोड़ा सा मैं आपको बता ही देना चाहूँगा लिख के ही, मात्र लेखपाल के लिए 100 रुपीज़ में, 100 रुपये में लेखपाल का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है। कितना? कौन सा कोर्स भैया? क्रैश कोर्स मिल रहा है
जिसमें से इस 30 में से 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको उसी क्रैश कोर्स में कराए जा रहे हैं। 30 में से 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल रहा है और आपको क्लास भी पूरी मिल रही है, नोट्स भी पूरा आपको इसी में मिल रहा है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं, आपको नंबर पता है, संस्था का नंबर आपको पता है, नहीं पता है तो यहाँ भी आपको देखिए लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए वहाँ भी लिखा हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज़, अब हम इस पे बात करते हैं BEO खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। इसके लिए भी हमारे पास पाठ्यक्रम के अनुरूप संभावित प्रश्न पत्रों के साथ हमने अभी तक तो 10 प्रश्न पत्र बनाया था, लेकिन अब हमने 5 प्रश्न पत्रों को और बढ़ा दिया है, 15 प्रैक्टिस सेट कर दिया है। बहुत मामूली कॉस्ट में आप हमारे प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें व्याख्यात्मक उत्तर आपको वीडियो के सहित मिलेगा, यानी लाइव क्लास के दौरान आपको यानी क्लास के साथ मिलेगा। और हमारे यहाँ इसका एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप नए बैच में भी प्रवेश ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9415 800 669। जो भी बच्चे इच्छुक हैं इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, चाहे लेखपाल के लिए, चाहे आप BEO के लिए, चाहे UPPCS के लिए, तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अभी भी हमारे ऐसे सारे मित्र जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैंने आपको बताया कि जैसे जिस स्थिति में मैंने आपको पढ़ाया है, आप देख लीजिए, जिस स्थिति में आपने पढ़ा है उसी स्थिति में ये आपको मैं PDF फॉर्मेट में आपको पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर ही आपको ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ।